Good morning class 7. So in this video we are going to read about the earthquakes and volcanoes. Okay, these are the movements of our earth due to the sudden movements. Okay, so what are these and how do they occur on our earth? ये क्या होते हैं और कैसे हमारी अर्थ पर आते हैं? For the detailed studies of these we are going to through with our book. Through our book. So here student, firstly take a look of this picture which is of a volcano. Okay, in this picture or image the diagrammatic representation of a volcano is given. देखिए वोल्केनो के डिफरेंट जो है आप बोल सकते हैं पोर्शन या पार्ट जो होते हैं. लाइक क्रेटर जो होता है वो उसका ओपनिंग वेंट होता है जहाँ से लावा माने मैग्मा जो है लावा के फॉर्म में बाहर आ जाता है. ओके, उसके बाद जो माने बहुत सारे वेंट होते हैं. वेंट आप पाइप समझ लीजिए जिसके थ्रू मैग्मा चेम्बर से जहाँ पर रॉक्स पिघल कर मैग्मा के फॉर्म में बदल जाती है वहाँ से फिर ये मैग्मा जो है एक मेन वेंट होता है, मेन पाइप समझ लीजिए जिसको सेंट्रल वेंट बोला जा रहा है, उसके थ्रू और उसकी साइड वेंट भी होती है जैसे यहाँ पर लिखा है ये साइड वेंट है. ये दीज आर साइड वेंट्स. ठीक है, जहाँ जहाँ गैप मिलेगी वहाँ पर वो जाएगा. लेकिन कोई एक गैप या एक मैंने आप बोल सकते हैं एक ऐसा ओपन प्लेस मिल सकता है, ऐसा क्रैक मिल सकता है जिसके थ्रू ये मैग्मा सीधे बाहर आएगा, तो वो सेंट्रल वेंट होगा. ठीक है, अब सेंट्रल वेंट के थ्रू जो है जब ये मैग्मा अपर साइड तक आता है, ठीक है, तो और क्रेटर वो ओपनिंग प्लेस होता है जिसको हम ग्राउंड पर देख सकते हैं जहाँ से ये मैग्मा लावा के फॉर्म में बाहर आता है. ठीक है, एंड इट इज़ गिवन अर्थ क्रस्ट और ये माउंटेन एरिया है. ठीक है, ये माउंटेन एरिया यहाँ पर दिया है, किसी हिली एरिया माउंटेन एरियाज में ही जनरली वोल्केनोज होते हैं. और जो है इसके एफ्लुएंट्स क्या क्या है, बाहर क्या क्या आ रहा है इसमें से, डस्ट, धूल, एश, राख, स्टीम, भाप एंड गैस. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वोल्केनोज. अ वोल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की क्रस्ट पर. ओके, भूपर्पटी इन हिंदी. तो भूपर्पटी पर या क्रस्ट पर जो है क्या होता है, एक ओपनिंग यानी कोई खुला छिद्र हो सकता है, कोई खुला छेद हो सकता है थ्रू विच मोल्टेन मैग्मा और लावा एरप्ट सडनली. जैसे आपकी वाटर बोतल समझ लीजिए, वाटर बोतल पूरी तरह से पैक होती है, ऊपर की तरफ वो खुली होती है, वहाँ से पानी बाहर आ सकता है अगर उसमें कोई हलचल हुई और या ज़्यादा प्रेशर डाल दें हम तो. ठीक है, इसी तरह से जो है अर्थ की क्रस्ट पर कोई ओपनिंग प्लेस होता है, खुली जगह होती है जहाँ से जो है मोल्टेन मैग्मा ने चट्टानों के पिघले हुए टुकड़े या हिस्से जो है वो बाहर आ जाते हैं, या लावा एरप्ट्स यानी लावा बाहर आ जाता है सडनली, अचानक. दिस लावा एक्यूमुलेट्स अराउंड द वेंट. ये लावा जो है इस वेंट के यानी ये जो वेंट है इसके आसपास जो है एक्यूमुलेट होता रहता है, यानी इकट्ठा होता रहता है. ओके, एंड इकट्ठा होकर क्या बना देता है, एंड फॉर्म अ कोनिकल हिल या कोनिकल शेप्ड हिल यानी कोणीय पहाड़ी या कोण के आकार वाली जो है एक हिल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है, या आप माउंटेन बोल सकते हैं. विद अ फनल शेप्ड देखिए आपने फनल समझते हैं आप, फनल जो कुप्पी लाइक बोलते हैं ना हम जनरली टर्म में, जिसमें से हम किसी को लाइक केरोसिन वगैरह या कोई ऑयल वगैरह, ये जो बड़े आप देखते हैं बड़ी शॉप्स वगैरह जहाँ से हम कोई भी लिक्विड को दूसरे यूटेंसिल में या दूसरे किसी पोर्ट में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है स्टोरेज में, तो फनल का यूज़ करते हैं बेसिकली ताकि वो आसपास स्प्रेड आउट नहीं हो. तो फनल का शेप बोल दीजिए, फनल शेप बोल दीजिए, या कोनिकल हिल के फॉर्म में बोल दीजिए. ठीक है, दिस लावा एक्यूमुलेट्स अराउंड द वेंट एंड फॉर्म्स अ कोनिकल हिल और अ माउंटेन्स विद अ फनल शेप्ड डिप्रेशन. ओके, ओपनिंग एट द टॉप विच इज नोन एज अ क्रेटर. और जो हिस्सा सबसे ऊपर का है उसको क्रेटर बोलते हैं, मैंने आपको बताया. एज एरप्शन टेक्स प्लेस, जैसे ही एरप्शन होता है, विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, द एरप्टेड मटेरियल एक्यूमुलेटेड अराउंड द क्रेटर. तो ये जो क्रेटर है इसके आसपास ये एरप्टेड मटेरियल यानी जो बाहर आया हुआ मटेरियल इकट्ठा होना शुरू कर देता है. ठीक है, साइड में पृथ्वी की सतह पर या क्रस्ट पर, और एक कोनिकल हिल बनाता है जिसको वोल्केनिक कोन बोला जाता है. क्या बोला जाता है, वोल्केनिक कोन. तो ये जो शेप हो गया इसको हम वोल्केनिक कोन भी बोल सकते हैं, वोल्केनिक कोन. दीज एरप्शन कैन बी एक्सप्लोसिव और क्वाइट, यानी शांत और जो है धमाकेदार दोनों
So here we can say volcanic eruption can be explosive or quiet, यानी ये धमाकेदार ब्लास्ट वाला या शांत दोनों तरह का हो सकता है. एंड एक्सप्लोजिव एरप्शन ऑकर्स थ्रू अ नैरो वेंट. ये जो एक्सप्लोजिव एरप्शन होता है यानी ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है वो एक नैरो वेंट यानी पतले, मैंने आप बोल सकते हैं पतला पाइप समझ लीजिए, उसके थ्रू जो होता है, ये मैंने आपको समझाया ना, ठीक है. एंड लावा एक्यूमुलेट्स अराउंड द क्रेटर, और ये जो क्रेटर इसके आसपास ये लावा इकट्ठा हो जाता है. ओके. एंड फॉर्म अ कोनिकल शेप्ड हिल लाइक माउंट फ्यूजियामा, और एक कोनिकल शेप की पहाड़ी जैसे जो है वो बनाता है, जैसे माउंट फ्यूजियामा है जापान का, है ना. एंड माउंट विसुवियस इन इटली, ये है तो माउंटेन, और आज हम उन्हें माउंटेन शेप जो लैंडफॉर्म के फॉर्म में देखते हैं, यानी वो माउंटेन है लेकिन वो वोल्केनिक एरप्शन से बने हैं. या आप सिंपली अब समझ रहे हैं कि वोल्केनिक एरप्शंस के थ्रू कोनिकल शेप्ड लैंडफॉर्म्स जो है अर्थ पर बनते हैं. तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो भी माउंटेन्स बने हैं उसमें वोल्केनोस का भी अपना रहना. बहुत सारे माउंटेन ऐसे हैं, मेनी माउंटेन्स आर देयर विच आर फॉर्म्ड बाय द वोल्केनिक एक्टिविटी. लाइक हियर द क्वाइट एरप्शन, माने अगर एक्सप्लोजिव एरप्शन होगा, धमाकेदार विस्फोट होगा जोर से, तो माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे. एंड इफ देयर इज अ क्वाइट एरप्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेच्यूज, तो प्लेच्यू बनेगा यानी टेबल लैंड. जिस टेबल पे मैं बैठ के आपको पढ़ा, मैंने आपकी बुक रखी है, फ्लैट, मैंने नीचे से ऊपर उठे हुए और ऊपर से फ्लैट एंड, आप सब समझते हैं. लाइक द डेक्कन प्लेच्यू, दक्कन का पठार भारत का. इन सच एरप्शंस लावा ओजेस थ्रू सेवरल नैरो क्रैक्स एंड स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया फॉर्मिंग लावा शीट्स. अब इस तरह के एरप्शन में लावा जो होता है वो ओजेस थ्रू सेवरल नैरो क्रैक्स, कई सारी पतली पतली दरारों से भी बाहर आ जाता है. एंड स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, और बहुत बड़े एरिया में फैल जाता है ये लावा. मतलब जो मैग्मा, मोल्टेन मैग्मा पिघल कर बाहर आया है उसको लावा बोल रहे हैं. गर्म अंगारे पिघले वो बोल सकते हैं बाहर. तो ये लावा अब जो है बड़ी बड़ी, मतलब कई किलोमीटर तक की लंबी, आप बोल सकते दूर तक जो है शीट्स में, परतों में बिछ जाता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक है, सिक्वेंशियल मैनर में. और इस तरीके से रॉक्स बन जाती है. नाउ टाइप्स ऑफ वोल्केनोज. ओके, वोल्केनोज के टाइप पढ़ रहे हैं. डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एरप्शन द वोल्केनोज कैन बी क्लासिफाइड एज एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट. यानी हियर दे आर सेइंग कि किसी वोल्केनो में एरप्शन कब हो रहा है, उसकी माने उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार होता है, किस किस टाइम पर हो रहा है. तो कहीं पर बहुत ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर अभी हुआ है तो बहुत सालों बाद होगा, कहीं पर एक बार हुआ है तो कभी हुआ ही नहीं. यानी ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एरप्शन volcanoes are of three types. The first one is active volcanoes, second one is sleeping or dormant volcanoes, and the third one is extinct or dead volcanoes. Okay, so here firstly we are going to read the first type of volcanoes. They are active volcanoes. What are these? Let's read. Those volcanoes which have erupted frequently in the recent past and have possibility of further eruption at time, एनी टाइम, दे आर कॉल्ड एक्टिव वोल्केनो. यानी ऐसे वोल्केनोस जो एरप्टेड फ्रिक्वेंटली यानी लगातार उनमें विस्फोट हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, वोल्केनिक एरप्शन हुआ है इन द रिसेंट पास्ट एंड हैव पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर एरप्शन एट एनी टाइम, और आगे भी कभी भी एरप्शन हो सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, आर कॉल्ड एक्टिव वोल्केनोस. ऐसे वोल्केनोस को हम क्या कहेंगे? एक्टिव वोल्केनोस. इनके एग्जाम्पल है माउंट एटना in Italy. Okay, now second type of volcanoes, that is dormant or sleeping volcanoes. Certain volcanoes which have not erupted for a long period. कुछ volcanoes ऐसे होते हैं जो बहुत समय, जिनमें एक बार तो volcanic eruption हो गया, विस्फोट हो गया, लेकिन उसके बाद जो है कभी नहीं हुआ, are called sleeping or dormant volcanoes. इस तरह के volcanoes को जो है, सॉरी गलत बोल दिया, माने एक बार वोल्केनिक एरप्शन होने के बाद कई सालों बाद वोल्केनिक एरप्शन होता है, ठीक है. तो इस तरह के वोल्केनोस को हम क्या बोलते हैं? स्लीपिंग और डोरमेंट वोल्केनोस. जैसे माउंट विसुवियस इन इटली इज एन एग्जांपल ऑफ अ डोरमेंट वोल्केनो. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ वोल्केनोस, दैट इज एक्सटिंक्ट और डीड वोल्केनोस. रीड हियर. Volcanoes which have not erupted for several thousand of years and do not show any possibility of any eruption in future are termed as extinct volcanoes. यानी ऐसे volcanoes
यानी ऐसे वोल्केनोज ओके जिनमें हजारों साल तक कोई एरप्शन यानी विस्फोट हुआ ही नहीं है, एंड डू नॉट शो एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एरप्शन इन फ्यूचर, और फ्यूचर में भी कोई उनमें एरप्शन होगा इसकी पॉसिबिलिटी यानी संभावना वो नहीं दिखाते हैं, या ऐसी कोई एक्टिविटी वहां पर नहीं दिखती है। तो इस तरह के वोल्केनोज को हम क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। दीज काइंड्स ऑफ वोल्केनोज आर टर्म्ड एज एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। एक्सटिंक्ट यानी समाप्त जो हो जाते, विलुप्त हो जाते, खत्म। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डीड वोल्केनोज। माउंट किलिमंजारो इन ईस्ट अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो जो है इसी वोल्केनो का एग्जाम्पल है ऑफ एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू रीड अबाउट earthquakes. Okay, it is also a type of sudden movement of the earth inside of the earth, sudden movement inside of the earth, or internal sudden movement of the earth we can say. Sudden vibration caused by the movement of lithospheric plates are called earthquake. As you all know, lithospheric plates continuously move, okay, in a circular manner, but sometimes there are sudden मूवमेंट, ओके, अचानक जो है वहाँ पर कुछ मूवमेंट होते हैं रैपिडली या स्पीडली बोल सकते हैं, तो इससे जो है हमें कुछ वाइब्रेशंस फील होते हैं। वो या तो तेज, ज़्यादा मतलब तेज हो सकते हैं या धीमे हो सकते हैं, ओके। सो दीज सडन मूवमेंट्स विच आर फेल्ट बाय अस ऑन द ग्राउंड आर नोन एज अर्थक्वेक्स, इन हिंदी भूकंप, ओके। These vibrations are called seismic waves. इनका जो है जियोग्राफिकल नेम क्या है? इन सडन वाइब्रेशंस का सिस्मिक वेव्स इनको बोलते हैं। विच ट्रेवल ओवर अ लार्ज एरिया, जो कि एक बहुत बड़े एरिया में फैल जाती है, यानी ये सडन वाइब्रेशन जो है बहुत बड़े एरिया पर आते हैं, ये सिस्मिक वेव्स बहुत बड़े एरिया पर आती है। द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट, यानी वो जगह जहाँ पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, जहाँ से ये सिस्मिक वेव्स स्टार्ट होती है, ठीक है, सडन वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं। इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर, पृथ्वी की भूपर्पटी के अंदर, इस कॉल्ड द फोकस, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? फोकस। वाइल द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस जस्ट अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, ओके। और यानी समझ लीजिए कि ये अर्थ है, इस ब्लॉक को आप अर्थ समझ लेंगे, तो इस अर्थ के जहां से ये सडन मूवमेंट स्टार्ट होते हैं उस प्लेस को तो क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं उस पॉइंट को? फोकस। जबकि अर्थ पर जिस पॉइंट पर ये फील होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। वाइल द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस जस्ट अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, उसे क्या बोलते हैं? एपिसेंटर, यानी भूकंप का केंद्र, ठीक है। ये जो सिस्मिक वेव्स होती है या ये जो वाइब्रेशन होते हैं अर्थक्वेक के, इनको जो है रिक्टर स्केल में मेजर किया जाता है। रिक्टर स्केल, ये जो नेम दिया है इन सिस्मिक वेव्स को, ओके, ऑन द नेम ऑफ एन अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट चार्ल्स रिक्टर, इनके नाम पर दिया। तो उनको जो है ऑनर देने के लिए इसकी जो स्केल है या मेजरिंग बोल सकते हैं आप, मेजरिंग स्टैंडर्ड है, उनको रिक्टर स्केल नाम दिया गया है। तो चार्ल्स रिक्टर जो है एक सिस्मोलॉजिस्ट है। सिस्मोलॉजिस्ट यानी भूकंप शास्त्री, जिसको हम बोल सकते हैं भूकंप की स्टडी करने वाले, ठीक है, भूगर्भवेत्ता भी बोल सकते हैं इन हिंदी। तो चार्ल्स रिक्टर इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। इन्होंने अर्थ के ये जो सडन मूवमेंट होते हैं इनकी इंटेंसिटी को जो है क्या नाम दिया? रिक्टर स्केल नाम दिया, ठीक है। वाइब्रेशंस ट्रेवल outwards from the epicenter as well as waves in all direction causing vast damage. एपिसेंटर से, ठीक है, ये जो वेव्स होती है ये आउटवार्ड्स यानी बाहर की तरफ फैलने लग जाती है। सपोज मान लीजिए ये एपिसेंटर है, तो यहाँ से ये वेव्स जो है ऐसे बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है, फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स इन ऑल डायरेक्शन कॉजिंग वास्ट डैमेज, और बहुत बड़ा नुकसान करती है। द स्केल ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, यानी किसी अर्थक्वेक से कितना नुकसान होगा ये उस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी यानी उसकी तीव्रता या स्पीड बोल दीजिए, उस पर जो है मैटर करती है या उस पर डिपेंड करती है। हियर इन दिस फ्लैटेंड मैप विच इज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक, कि अर्थ पे कहाँ पर अर्थक्वेक प्रोन एरिया यानी भूकंप संभावित क्षेत्र और वोल्केनिक एक्टिविटी प्रोन एरिया है वो दिखाए गए हैं।
So students, here in this trend map you are having three references. The first one is earthquake and volcanic region. ये जो रेफरेंस दिया है इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि ये अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स हैं और वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए यहाँ पर जो है, और ये वोल्केनिक रीजन को भी शो करे कि यहाँ पर वोल्केनो की एक्टिविटी भी हो सकती है। बट वोल्केनो जो एक्टिव वोल्केनो के फॉर्म में है वो तो अभी आप इसमें मैप में आपको येलो ट्राइंगल में शो किया है, जैसे यहाँ पर हियर ओके। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के यहाँ पर ये वोल्केनो एक शो किया है, ओके। बेरन आइलैंड ये एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, द वन एंड ओनली वोल्केनो ऑफ इंडिया। देन here you can also see the lava plateau. लावा प्लेच्यू आप देख रहे हैं ना, अगर क्या होता है हमने पढ़ा है ना कि अगर एक्सप्लोजिव एरप्शन होता है तो माउंटेन लाइक फीचर या हिल्स, पहाड़ियाँ या पर्वत बनेंगे वोल्केनिक एरप्शन के थ्रू। पर अगर क्वाइट मूवमेंट हो रहा है यानी शांत मूवमेंट हो रहा है तो उसमें क्या होता है वोल्केनिक एरप्शन में अगर क्वाइट मूवमेंट होता है तो हमने पढ़ा है कि वो किस तरह का लैंडफॉर्म जो है क्रिएट हो जाता है, प्लेच्यू लाइक प्लेच्यू रीजन। अब देखिए इंडिया में यहाँ पर दिख रहा है ये सारे प्लेच्यू ग्रीन कलर्स होगी, ओके। सो हियर ऑन पेज नंबर 128 इज रिटन दैट नेचर ऑफ द रीजन और टोपोग्राफी, ह्यूमन स्ट्रक्चर एंड इट्स क्वालिटी एटसेट्रा। सो यानी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी होगी, भूकंप की तीव्रता कितनी होगी, कितना खतरनाक भूकंप आएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस एरिया में जो है वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, नेचर ऑफ द रीजन कैसा है, यानी वो किस तरह का इलाका है। बेरन लैंड है, बंजर भूमि है, या डेंस फॉरेस्टेड रीजन है यानी घना जंगल है, या प्लेच्यू रीजन है, या प्लेन है, या कोस्टल रीजन है, ओके। या ह्यूमन स्ट्रक्चर वहाँ पर किस तरह की कंस्ट्रक्शन वर्क हमने वहाँ पर किया है, किस तरह की बिल्डिंग्स वहाँ पर बने, किस तरह के डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, यस एंड सो ऑन। एंड इट्स क्वालिटी, ओके, यानी आपने किस क्वालिटी का जो है ह्यूमन स्ट्रक्चर वहाँ पर क्रिएट किया है, इन बातों पर डिपेंड करता है किसी एरिया में अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या होगी। नाउ सो द डैमेज कैन बी मोर और लेस, नुकसान कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये हमने पढ़े अभी। द मैक्सिमम डैमेज इज ऑलवेज कॉज्ड नियर द एपिसेंटर, सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो एपिसेंटर के पास में होता है, यानी जहाँ से भूकंप ओरिजिनेट होता है। अर्थक्वेक ट्रिमर्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक के ये जो ट्रिमर झटके होते हैं इनको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उपकरण होता है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। एंड देयर मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, और अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड बोलते हैं वो जो है रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, ओके। अभी हम पढ़ के आए पीछे कि क्यों इसके पीछे क्या रीजन, ऑन स्केल ऑफ 10 के स्केल पर मेजर किया जाता है, मतलब मैक्सिमम 10 तक, ठीक है। 3.4, 4.5 या 5.5 तक भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर बियॉन्ड 5.5 होता है तो फिर जो है डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत खतरा जो है हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत लॉस हो जाता है। हियर स्टूडेंट आप एक बार और देख लीजिए कि जो पॉइंट है जहाँ से अर्थ पर भूकंप ओरिजिनेट होता है, अर्थ के नीचे वो पॉइंट जहाँ से भूकंप शुरू हुआ है वो क्या होता है, फोकस। क्या होता है, फोकस। और जहाँ पर ये फील हो रहा है, ठीक है, मतलब जो ग्राउंड पर जो इसका मेन पॉइंट है उसे क्या बोलेंगे, एपिसेंटर। क्या बोलेंगे, एपिसेंटर। थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था मैं, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ पर ये जो क्रस्ट पे वो रीजन इनसाइड द अर्थ के नीचे वो रीजन जहाँ पर ये भूकंप स्टार्ट हुआ है उसको हम फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज फोकस। और ग्राउंड पर क्रस्ट पर जहाँ ये सबसे ज़्यादा इसका बेस पॉइंट जो है उसको हम क्या बोलेंगे, एपिसेंटर, ठीक है। द अर्थक्वेक विच मेजर्ड 7 or more on the Richter scale are considered of high intensity and cause large scale destruction। यानी वो भूकंप जो 7 रिक्टर स्केल से या 7 रिक्टर स्केल या इससे ज़्यादा के होते हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक या हाई इंटेंसिटी वाले माने गए हैं और लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन यानी बड़े स्तर पर विनाश करने वाले होते हैं।
ऑल्सो यद्यपि अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली, भूकंप के बारे में हम जो है अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आएगा ही आएगा। ओके, येट देयर इम्पैक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय अडॉप्टिंग सर्टेन प्रिवेंटिव मेजर, परंतु फिर भी इससे क्या क्या नुकसान, जितना नुकसान हो सकता है उसको हम जरूर कम कर सकते हैं कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो है अपना कर। ठीक है, यानी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अर्थक्वेक आएगा या कब आएगा, बस अर्थक्वेक प्रोन एरिया बता सकते हैं, यानी कि अर्थक्वेक किन किन एरियाज में आता रहता है वो एरिया हम बता सकते हैं, क्योंकि बार बार हमें अगर जो है सडन मूवमेंट या ये शेकिंग ऑफ द अर्थ फील होगा तो हम पता लगा सकते हैं कि ये एरिया जो है अर्थक्वेक प्रोन एरिया है अगर अगेन एंड अगेन हो रहा है। बट हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस डेट को आएगा, कि 1 जनवरी को आएगा या 30 दिसंबर को आएगा। ओके, सॉरी टू से। सो हियर यू आर हैविंग रिक्टर स्केल, ओके, instrument which measures the intensity of the earthquake, and seismograph which records the tremors caused by the earthquake. Now here you are having a case study of भुज earthquake, है ना, of the भुज earthquake जो कि 2001 में आया था, 26 जनवरी 2001 में आया था। ठीक है, जब इंडिया जो है अपना 51st यानी 51वां रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मना रहा था। द लोकेशन ऑफ द एपिसेंटर वाज भुज। ठीक है, भुज में इसका जो है एपिसेंटर था, यानी भुज वो जगह थी जहाँ पर ये महसूस किया गया, इसका बेस पॉइंट था क्रस्ट के ऊपर। ठीक है, या क्रस्ट पर भुज इसका एपिसेंटर बना विद मैग्नीट्यूड ऑफ बिटवीन 7, देखिए रिक्टर स्केल कितना था, 7.6 से लेकर तो 8.1 तक गया। ठीक है, हमने पढ़ा कि 7 या 7 से ज़्यादा जो है डेवास्टिक होते हैं, नुकसान बहुत विध्वंसकारी होते हैं, खतरनाक होते हैं। द अर्थक्वेक फील्ड मोर देन 20,000 पीपल मर गए, 20,000 से ज़्यादा, एंड इंजर्ड अनदर 1,67,000, और 1,67,000 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए या चोटिल हो गए। इट डिस्ट्रॉयड नियरली अ मिलियन होम्स, 10 लाख से भी ज़्यादा घर टूट गए थ्रू आउट गुजरात, पूरे गुजरात में, एंड पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में भी इसको महसूस किया गया। ओके, सपोज इस इमेज को आप गुजरात मान लीजिए, तो ये कच्छ जो है वो गुजरात के वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर है, और इधर मान लीजिए कि ये पेरा पाकिस्तान है सपोज, तो इस पेरा का ये ईस्टर्न साइड हुआ, ये वेस्टर्न साइड हुआ, और ये ईस्टर्न साइड हुआ। तो ईस्टर्न पाकिस्तान में और वेस्टर्न गुजरात में, तो गुजरात के वेस्टर्न पार्ट में कौन से एरिया में, भुज डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर ये जो है अर्थक्वेक आया था। ठीक है, इसका एपी सेंटर तो भुज डिस्ट्रिक्ट था, बट ये और जो फैला तो पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान तक पहुँच गए इसके झटके। हमने पढ़ा कि ऑल डायरेक्शन में जाते हैं, ऐसा नहीं कि इधर ही जाएगा इधर नहीं जाएगा, ऑल डायरेक्शन में जो है इसके मूवमेंट्स फील होते हैं। ठीक है, एपी सेंटर से, सपोज मान लीजिए कि ये भुज है, यहाँ से इसका एपी सेंटर है, तो इसके वाइब्रेशंस जो है वो इंटेंसिटी वो ऑल डायरेक्शन में जाएगी, तो ईस्ट पाकिस्तान में भी काफ़ी नुकसान हुआ। नाउ द अर्थक्वेक इज कंसिडर्ड एन इंटरप्लेट अर्थक्वेक, इस अर्थक्वेक को इंटरप्लेट अर्थक्वेक बोला गया, यानी अर्थक्वेक के भी टाइप्स होते होंगे, आप पढ़ लेना कौन कौन से थे। बिकॉज इट ऑकर्ड एट अ ग्रेट डिस्टेंस अवे फ्रॉम एनी प्लेट बाउंड्री, क्योंकि ये किसी प्लेट बाउंड्री से बहुत दूर वाले एरिया पर हुआ, इसलिए इसको इंटरप्लेट अर्थक्वेक बोलते हैं। यानी आप ये समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी जनरल ये प्लेट है, ठीक है, अभी ये प्लेट है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सब प्लेट है, ठीक है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इन प्लेट के अगर कॉर्नर पे होता है वर्ज, यानी कगारों पर होता है, किनारों पर, तो इसको मतलब, बट ये जनरली वहाँ होते हैं, अर्थक्वेक वहाँ आते हैं, लेकिन ये वहाँ नहीं आया, इनर साइड में आया, प्लेट के इनर साइड में, प्लेट्स की बाउंड्री से काफ़ी दूर था, इसलिए इसको इंटरप्लेट अर्थक्वेक बोला गया है। Now students, in our next video we will read about the degradation and aggradation process, okay, and we will also read about the work of rivers, waves, work of ice and work of wind, okay.